हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सीए रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखा था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। क्लास 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो रेलिवेंट रहेगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में फ़िक्स क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन ये टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरा रूट लेवल से पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आप मिस ना हो पाए और आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। फेओल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फेओल जो हैं एक साइंटिस्ट थे और एक इंजीनियर थे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और उनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल्स में से इनके देखिए 14 प्रिंसिपल थे। 14 में से 2-4 प्रिंसिपल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा अपने को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फेओल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और तो थोड़ा सा बैकग्राउंड रख देते हैं फेओल के बारे में। फेओल कौन थे? इनका पूरा नाम था हेनरी फेओल। ठीक है, हेनरी फेओल। ठीक है, अब हेनरी फेओल कौन थे? ये थे एक माइनिंग इंजीनियर। आप बोलेंगे इंजीनियर होके कॉमर्स का प्रिंसिपल कैसे रखा है? वही तो सोचने वाली बात है। तो ये माइनिंग इंजीनियर थे और जब इन्होंने काम करना शुरू किया एक कोल कंपनी में, तो वो कोल कंपनी जो था वो लॉस मेकिंग था। वो लॉस मेकिंग कंपनी था, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं था। तो इन्होंने वहाँ पे काम किया और वहाँ पे ये अपना प्रिंसिपल अप्लाई किए। फिर धीरे धीरे इनका प्रमोशन हुआ और जब वो रिटायर्ड हुए आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है, 30 साल उस कंपनी में उन्होंने काम किया। 30 ईयर्स के बाद जब वो रिटायर्ड हुए, तब वो जो कोल कंपनी था वो लॉस मेकिंग ना रहा, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गया और वो लीडिंग कंपनी बना अपने सेगमेंट का। लीडिंग मतलब लीडर कंपनी, मार्केट लीडर बन गया वो कंपनी। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन के कारण ये इतने महान साइंटिस्ट थे। तो इस कारण से इनको क्या बोला गया है, याद रखिए ये बात, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स कौन है? हेनरी फेओल। ठीक है, और इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल तो नहीं दिया था, बट इन्होंने प्रिंसिपल दिया था और जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। इसके अलावा प्रिंसिपल इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए था, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज एक दिन में तो सारे प्रिंसिपल नहीं होंगे, कुछ कुछ करके हमने अपन इसको कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल अपन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको याद भी रहे, इंटरेस्टिंग भी लगे। और अगर मैं एक ही दिन में 14 प्रिंसिपल पढ़ाऊँगा तो आप सारे सो जाएंगे। तो इसीलिए वन बाय वन अपने इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनने का है। तो हेनरी फेओल का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने रखा, और ये फ्रांस के थे। ये एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बाई चांस पूछ लेगा क्वेश्चन में। ये थे फ्रांस के और 1841 में इनका बर्थ हुआ था। बर्थ ऑफ ईयर था 1841। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इतना जानकारी आपके लिए सफिशेंट है आई थिंक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ। देखिए, ऐसे मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि 14 प्रिंसिपल थे फेओल के, कंफ्यूज होने का नहीं है। आगे एक और साइंटिस्ट आएंगे, टेलर है उनका नाम, टेलर। वो टेलर जो क्लोथ वगैरह स्टिचिंग करते हैं वो नहीं, TAYLOR, टेलर हैं। तो उनका प्रिंसिपल फिर है, लेकिन अभी अपने को 14 प्रिंसिपल में फोकस करना है।
तो 14 प्रिंसिपल ये आपके सामने आ गए। फर्स्ट वन इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड इज़ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्प्राइट डी कॉर्प्स। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं। जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है, वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में ये प्रिंसिपल हेल्पफुल होता है। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिसको जितना ऑथोरिटी है उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाए, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा बोलता है। अब देखिए डिटेल में डिस्कस कराऊंगा मैं, जस्ट आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ कि प्रिंसिपल होते किस टाइप से हैं। डिसिप्लिन यानी कि काम करते वक्त डिसिप्लिन रहना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये प्रिंसिपल है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक ही बॉस से कमांड मिलेगा, जो पर्सन है उसको एक ही बॉस से कमांड मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि जो एफर्ट्स होता है एम्प्लॉय का वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। फिफ्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि सबका ग्रुप का इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिवाय एक पर्सन के, मतलब एक पर्सन का इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल ओवर ग्रुप का इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन बताता है कि रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए वर्कर का। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन उस टाइप से है, ये जो है थोड़े टेक्निकल प्रिंसिपल्स हैं, ये सब मैं आपको उस जब पढ़ेंगे अपन उस दौरान बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के कितने प्रिंसिपल हुए फेयोल के? 14 प्रिंसिपल। हेनरी फेयोल कौन थे? माइनिंग इंजीनियर थे। उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं दो प्रिंसिपल जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ वर्क और ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। देखिए फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क, ऐसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क को डिवाइड करो, बिल्कुल सही, नाम से ही सब कुछ इसमें पता चल रहा है। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो होल वर्क है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड टू पर्सन्स, जितने लोग होंगे उनमें बांट दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उनका काबिलियत के अकॉर्डिंग सारे काम को डिवाइड कर लिया जाएगा। कोई भी काम है वो एक पर्सन को ना दे करके 2-3 पर्सन के बीच में डिवाइड करें। ठीक है, और हर वो इंसान को वैसा काम दें जिसके वो लायक है, मतलब जो वो कर सकता है। ठीक है, नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बहुत सारे काम होते हैं। परचेज़ का भी वर्क होता है, सेल्स का भी होता है, और अकाउंट्स मेंटेनेंस का भी होता है। ठीक है, मेजरली अपन अभी 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3 काम हैं और हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये तीनों काम एक ही इंसान को दे दें या फिर ये 3 काम 3 जन को दें। आप बोलिए क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू फेयोल फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क, हमको क्या करना चाहिए? ये तीनों काम को एक ही इंसान को दे दिया जाए या फिर ये काम 3 इंसान को दिया जाए? देखो परचेज, चलो हम ये डिवीज़न ऑफ वर्क को फॉलो कर रहे हैं और ये 3 काम 3 जन को दे रहे हैं। तो परचेज वाला काम हम दे दिए ग्रीन को, ग्रीन वाले इंसान का नाम है। हाँ, सेल्स वाला काम उसी तरह किसको देंगे? रेड को। एंड अकाउंट्स का काम कौन संभालेगा? ब्लैक। ठीक है, ये पर्सन है, बॉय या गर्ल आप कुछ भी समझ लीजिए इनको, और हमने ये 3 काम 3 लोगों को दिया। परचेज का काम कौन कर रहा है? ग्रीन। सेल्स का काम कौन कर रहा है? रेड। और अकाउंट्स का काम कौन कर रहा है? ब्लैक। ठीक है, अब बात आता है कि हमने परचेज का काम ग्रीन को ही क्यों दिया, सेल्स का काम क्यों नहीं दिया? उसी तरह अकाउंट्स का काम ब्लैक को ही क्यों दिया, रेड को क्यों नहीं दिया? हमने ये देखा था कि ये जो ग्रीन है
इसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत है, ठीक है। और जो रेड है इसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, और जो ब्लैक है उसका अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है। ये हमने देखा था, इसी आधार पे, इसी बेसिस पे हमने इनको काम दिया है, ऐसी मनमर्जी नहीं दे दिया। ग्रीन जो है वो बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छा है, इसलिए हमने उसको परचेज़ का काम दिया, ताकि वो सस्ते रॉ मटेरियल को बहुत सही दाम में खरीद के लेके आए बार्गेनिंग कर करके। सेल्स वाला काम रेड को इसलिए दिया है क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बिकवा सकता है, वो बात बहुत अच्छे तरीके से करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, बात करने का कला उसके पास है, इंसान का मन को जीत लेने का कला उसके पास है, इसलिए हमने सेल्स वाला काम उसको दिया। और जो ब्लैक है उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है, भले ही उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बट उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है, वो अकाउंट्स उसका बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्लियर है। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए हमने इन तीनों को ये तीन काम बांट दिया। लेकिन मान लीजिए कि हमने ऐसा किया होता, अकाउंट्स का काम ग्रीन को दे दिए होते, सेल्स का काम ब्लैक को दे दिए होते, और परचेज का काम रेड को दे दिए होते, तो गड़बड़ हो सकता था या नहीं? बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि हमको उनका कैपेबिलिटी को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग उनको काम देना है। अगर हमने गलत इंसान को गलत काम दे दिया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसी टाइप से, और एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए हमने ब्लैक को ही सारा काम दे दिया होता, तो ब्लैक वैसे नॉलेजेबल है अकाउंट्स में, बट उसको सेल्स कराना आता है नहीं, ना ही उसको खरीदी कराना आता है, ठीक है। या फिर हमने परचेज़ वाला काम, ये परचेज़ में कौन है, ग्रीन को ही सारा काम दे दिया होता, तो ग्रीन हालांकि एक्सपर्ट है बार्गेनिंग में, लेकिन उसको सेल्स कराना नहीं आता है, ना ही उसको अकाउंट्स का कोई नॉलेज है। तो इसीलिए वर्क को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन, वर्क को डिवाइड ज़रूर करना है अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ ऑल अबाउट दिस। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से वर्क को अगर डिवाइड कर लेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अब ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, पहले डिसाइड कर लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इससे स्पेशलाइजेशन होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। किसका? इन तीनों का स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब परचेज़ का काम ग्रीन कर करके कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि ग्रीन परचेज़ वाले फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा, परचेज़ का वो ज्ञाता हो जाएगा, महान ज्ञानी हो जाएगा परचेज़ का, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा। रेड जो है उसी तरह सेल्स में एक्सपर्ट हो जाएगा, और ब्लैक तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, वो और ज़्यादा उस फील्ड में एकदम मास्टर बन जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन उसी को बोलते हैं, वो उस फील्ड का मास्टर कहलाएगा। और इससे क्या एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगा, उनका अकाउंट्स का काम करते करते उसका हाथ अकाउंट्स में इतना अच्छा बैठ जाएगा कि वो कोई भी अकाउंट्स, कैसा भी अकाउंट्स होगा टेढ़ा मेढ़ा, वो ठीक कर लेगा। उसी तरीके से रेड कैसा भी पर्सन को अपना सामान बेच पाएगा, और ग्रीन जो है बहुत ही सस्ते दाम में सामान को खरीद पाएगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का ये इसका पॉजिटिव बात है। और अगर मान लीजिए कि हमने ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क को ठुकराया, हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो क्या होगा? लैक ऑफ एफिशिएंसी होगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि कोई भी किसी काम में एफिशिएंट नहीं होगा। और दूसरा है स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हो जाता, अगर ये फॉलो करते तो स्पेशलाइजेशन हो जाता, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि एक ही काम को दो इंसान कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे हमने एक काम को नहीं बांटा होता और ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग हैं, तो परचेज का काम ग्रीन भी कर रहा है और ब्लैक भी कर रहा है, उसी तरह सेल्स का काम रेड भी कर रहा है और ब्लैक भी कर रहा है। या अकाउंट्स का काम, मान लीजिए अकाउंट्स का एंट्री ब्लैक ने लगा दिया है, लेकिन फिर से डबल एंट्री लगवा दे रहा है कौन? ग्रीन। तो जिस कारण से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता था, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ नहीं होता, पता चलता 5 साल के बाद भी कोई भी किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं
डिवीज़न ऑफ वर्क फॉलो करके फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा एग्जाम्पल के साथ, और आप एन्जॉय भी किए होंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है, ये प्रिंसिपल आपके लिए यही है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए छोटा सा क्यूट सा सारा चीज़ इसमें मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये यही है। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल में आ रहा हूँ, बुक का लैंग्वेज को छोड़िए, एक बार चीज़ को समझिए। जिस इंसान को जितना काम दिया गया है उतना उसको पावर भी दिया जाए। तो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में पहला बोला है, ऑथोरिटी के बराबर होना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स क्या होता है? पावर, और ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो जिस इंसान को जितना जिम्मेदारी है उसके अकॉर्डिंग उसको पावर भी दिया जाए। एग्जाम्पल पहला था ग्रीन। ग्रीन जो था पहले एग्जाम्पल में अपना परचेज का फील्ड वो संभाल रहा था, याद है ना? अभी जस्ट तो पढ़े हमने, परचेज का काम कौन कर रहा था? ग्रीन। तो ग्रीन को हमने बोला कि परचेज करना है, और हम उसको बोले कि परचेज देखना और प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो ग्रीन को हमने क्या बोला? परचेज करना और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का काम उसको दे दिए हैं, और बोले कि 1 वीक में 100 प्रोडक्ट तुमको देना है। 1 वीक में 100 प्रोडक्ट आपको देना है बोल करके उसको बोला गया, ठीक है ना। तो उसको ये टारगेट दे दिया गया है कि 1 हफ्ते में आपको 100 प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी तो दे दिया, टारगेट यानी कि जिम्मेदारी, ठीक है। अब उसको जिम्मेदारी दे दी कि 1 हफ्ते में आपको 100 प्रोडक्ट बना करके देना है। 100 प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, बिस्किट भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, एनीथिंग दैट कुड बी एनीथिंग। बस उसको जान लीजिए कि 100 प्रोडक्ट उसको बनाना है, 100 यूनिट बनाना है। लेकिन बोले तुम परचेज नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल परचेज नहीं करने जाओगे। पहले एग्जांपल में था कि उसको परचेज का राइट दिया गया था, लेकिन अब उसको बोले तुमको नहीं, तुम रॉ मटेरियल खरीदने नहीं जाओगे। तो मुझे बताइए, अगर वो इंसान बेचारा ग्रीन अगर वो रॉ मटेरियल ना खरीदे तो वो मैन्युफैक्चर कैसे कर पाएगा? आप खुद सोचिए, आपको टारगेट तो दे दिया गया कि 100 प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन वो प्रोडक्ट 100 बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको खरीदने का पावर नहीं दिया गया है। तो क्या आप क्या आप प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल से बनता है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में, लेकिन यहाँ पे उसको रॉ मटेरियल खरीदने का पावर ही नहीं दिया गया। तो इस केस में वो इंसान काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोला गया है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होना चाहिए, ऑथोरिटी के बराबर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। या मान लो अब सिचुएशन 2 है, 100 प्रोडक्ट बनाना है, पावर भी दे दिए रॉ मटेरियल खरीदने का, और इसके साथ ही उसको अकाउंट्स का भी पावर दे दिए। अब बताओ, पावर ज़्यादा दे दिए लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो इस केस में वो इंसान अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। वो मान लीजिए उसके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स भी आ सकते हैं, और वो अकाउंट्स में हेर फेर भी कर सकता है, ठीक है। वो चाहेगा कि मैं अकाउंट्स अब अपना खुद का प्रॉफिट भी बना लेगा, वो अकाउंट्स में हेर फेर करके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो अपने जेब में भी डाल सकता है। तो इसीलिए जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही पावर देना चाहिए। पावर ज़्यादा हो गया तो वो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया, पावर कम है तो वो काम नहीं कर पाएगा। उसी चीज़ को इंग्लिश में बोलता हूँ
excess of authority may leads to misuse of authority, and excess of responsibility without authority may leads to irresponsible behavior. So वही चीज़ है, authority without responsibility may leads to your misuse of authority, and responsibility without authority may leads to irresponsible behavior or incompletion of work. तो ये था आपका ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को हम देख लेते हैं थोड़ा। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? ऑथोरिटी का मिसयूज़ नहीं होगा, ऑथोरिटी मिसयूज़ नहीं होगा। दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से पूरा हो जाएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो क्या होगा फ़ायदा? ऑथोरिटी का सही इस्तेमाल होगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इंसान पूरा करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया, ये वाले प्रिंसिपल को, तो क्या होगा? डिले इन completion of work, and second is misuse of authority। misuse of authority जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर ऑथोरिटी ज़्यादा दे दिए तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ऑथोरिटी कम दिए तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा एक हफ्ते में। तो ये था आपका वायोलेशन का नतीजा, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो आज हमने दो प्रिंसिपल को ख़त्म किया। फर्स्ट वन इज़ योर डिवीज़न ऑफ वर्क, जो बोलता है कि काम को डिवाइड कर लेना चाहिए और लोगों के कैपेबिलिटी के हिसाब से काम को डिवाइड करना चाहिए, उससे स्पेशलाइजेशन होता है और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। उसी तरीके से ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड प्रिंसिपल था, और उसमें ये बोला गया है कि ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि जिम्मेदारी जो है वो पावर के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी ज़्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऑथोरिटी ज़्यादा देंगे तो वो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देंगे, ऑथोरिटी नहीं देंगे तो काम वो ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आए होंगे, आप इसमें इंजॉय भी किए होंगे और आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द टॉपिक, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग सच टाइप ऑफ अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।